हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस। माई सेल्फ सोनम चौहान। सो गाइस, आज हम यहाँ पे बात करेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट के ग्रो करने के कुछ पॉइंट के बारे में, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को किस तरीके से ग्रोथ मिली और क्या विकास के क्या क्या रीजंस थे, वो पॉइंट वाइज हम आपको बताते चलेंगे। और क्योंकि एक्सप्लेनेशन जो दिया हुआ है मैंने, वो लेक्चर सीरीज में दिया हुआ है। इसका बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि ग्रोथ किन किन पॉइंट की वजह से कैसे मिली और क्यों वे रीजंस बने इनके। तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा और जा करके ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से अटेंड कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे मैं क्या करूँगी, आपको पॉइंट वाइज चीज़ें क्लियर आउट कराऊंगी कि इसमें 12-13 जितनी पॉइंट है वो कौन कौन से हैं, उनके नाम मैं आपको बताऊंगी। और क्योंकि इससे पहले भी जो लेक्चर सीरीज़ का जो हमारा सेशन है वो कंटिन्यू चल रहा है, इसमें ऐसे कोई 14-15 लेक्चर हम पहले ले चुके हैं। तो उनमें जो पहला लेक्चर है वो ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म का है और ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट का भी है। तो वहाँ पर जाकर के अपना वो लेक्चर को आप अटेंड कर लेना। बाकी इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम पॉइंट को डिस्क्राइब करने की। तो जब भी हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जन्म के विकास के बारे में, या एक अलग अलग तरीके से पॉलिटिकल कुछ ट्रेंड होते हैं, तो इनमें काफ़ी सारे पॉइंट निकल करके आते हैं। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो प्रारंभ की हम बात करते हैं तो 1885 में वो माना जाता है, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वहाँ पे स्थापना हुई। तो राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ कांग्रेस की स्थापना के साथ मानने के एक विशेष कारण हो सकते हैं कि हम क्यों उनको 1885 के साथ साथ मानते हैं। और यह भी विचार है कि कांग्रेस ने भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष में सदैव ही कार्य किया। यही वह धुरी है, यानी कि यही एक ऐसा बेस है जिसके चारों ओर स्वतंत्रता की महान गाथा की विविध घटनाएं घटित हुई। यानी कि 1885 की बात करें तो इसको भी हम रिलेट कर सकते हैं, बट हम अभी आपको यहाँ पे पॉइंट आउट डिस्क्राइब कराएंगे कि वो कौन कौन से पॉइंट। तो अभी हम यहाँ पे पॉइंट डिस्कस करेंगे वो कौन कौन से पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट उन्होंने बताया 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम, यानी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द 1857 ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये भी एक मेन पॉइंट माना जाता है, ठीक है। मैंने हर पॉइंट को उस लेक्चर सीरीज में डिस्कस किया है। लेक्चर पहला आपको मिलेगा, या तो पूरी लेक्चर सीरीज में स्क्रॉल कर लेना, या आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको स्टार्टिंग में लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ से तो आप पॉइंट नोट आउट करो और बाकी जो भी एक्सप्लेनेशन है उस सीरीज में जा करके उसको अटेंड करो। आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि इससे देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विकास के कौन कौन से रीजंस थे, क्यों उसका उदय हुआ, कैसे उदय हुआ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता जरूर है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे राजनीति एकता की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी। ये भी एक बहुत ही मुख्य कारण बना है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जन्म में या उसके विकास में। तीसरा यहाँ पे पॉइंट है धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन, यानी कि रिलीजन्स एंड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट। तो काफ़ी सारे ऐसे सुधार आंदोलन हुए हैं समाज में, जिसका एक मेन रीज़न अगर हम फीडबैक की बात करें, रिजल्ट की बात करें, तो वो निकलता है लोगों की अवेयरनेस। और अवेयरनेस से क्या होता है, लोग मूवमेंट से जुड़ते चले गए। तो ये भी एक मेन रीज़न बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है ऐतिहासिक अनुसंधान, यानी कि हिस्टोरिकल रिसर्च। तो ये भी अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। काफ़ी सारे हिस्टोरिकल रिसर्च की वजह से हमारा जो इंडियन कल्चर है वो एक्सप्लेन होता है, और वो काफ़ी अच्छा उसमें बताया जाता है कि कितना अच्छा कल्चर है, कितनी अच्छी सभ्यता है। वो काफ़ी हद तक अगर हम कंपेयर करते हैं यूरोपियन कंट्री से, यूरोपियन कल्चर से, तो हमारा उनसे ज़्यादा बेटर माना जाता है। और काफ़ी सारे थिंकर ने इस चीज़ को एक्सप्लेन भी किया है। तो यही सब एक रीज़न बनता है लोगों की मूवमेंट से जुड़ने का। तो अपनी सभ्यता और अपने कल्चर को बचाने के लिए लोग मूवमेंट से जुड़ते चले गए। नेक्स्ट यहाँ पे पाश्चात्य शिक्षा, यानी कि वेस्टर्न एजुकेशन। वेस्टर्न एजुकेशन ने भी काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया है मूवमेंट को चलाने में या मूवमेंट को ग्रो करने में। क्योंकि यूरोप में काफ़ी सारे जो भी मूवमेंट चल रहे थे वो भी इंडियंस के द्वारा, यानी कि वहाँ पर भी देखिए इंडिया में तो चल ही रहे थे, लेकिन अब्रॉड में भी काफ़ी सारे ऐसे मूवमेंट थे जो इंडियंस के द्वारा वहाँ पर भी चलाए जा रहे थे। उसकी यानी कि इंडिया की जो पावर है उसको दिखाने के लिए, उसको एक्सप्रेस करने के लिए, उस यूनिटी को दिखाने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे है भारतीय समाचार पत्र और साहित्य, यानी कि इंडियन न्यूज़पेपर एंड लिटरेचर। देखिए मूवमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है, अगर हम न्यूज़पेपर की बात करें तो काफ़ी हद तक इनका माना जाता है। एक स्थान पे मूवमेंट हो रहे दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए उसकी न्यूज़ किसके माध्यम से चलेगी, लिटरेचर, पत्रिकाओं के माध्यम से या न्यूज़पेपर के माध्यम से ही तो आपको पता लगेगा ना कि उस पार्ट में मूवमेंट हो रहे हैं, उस पार्ट में ये एक्टिविटी हो रही है। तो इनका भी काफ़ी हद तक कॉन्ट्रीब्यूशन माना जाता है। तो अगर यहाँ पे बात करें कुछ फेमस पत्रिकाओं के बारे में, तो अमृत बाजार पत्रिका, कौमुदी, बंगाल गजट,
तो ये सारी ऐसी फेमस पत्रिकाएं थी जो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग स्टेट बाय स्टेट जाती थी और मतलब लोगों तक बस अवेयरनेस पहुंचानी है, लोगों तक वो न्यूज़ पहुंचानी है। और नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है यातायात के साधनों की उन्नति, इम्प्रूवमेंट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इसका भी अच्छा अपना कंट्रीब्यूशन रहा है, काफ़ी सारा इम्प्रूवमेंट इन्होंने मूवमेंट के दौरान किया। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक असंतोष यानी कि इकोनॉमी डिससेटिस्फैक्शन। ये बहुत बड़ा रीज़न बना है मूवमेंट को बढ़ाने में। लोगों के बीच में इकोनॉमी डिससेटिस्फैक्शन जितना ज़्यादा बढ़ेगा किसी भी सिस्टम के खिलाफ, तो वो सिस्टम के अगेंस्ट हो जाते हैं। और वो तो ब्रिटिश शासन था, तो ब्रिटिश शासन के खिलाफ भी काफ़ी लोग खड़े हो गए थे क्योंकि बहुत सारा हैरेसमेंट, उनके सारे इंडस्ट्री सेक्टर स्पॉइल कर दिए थे इंडिया के, है ना। हैंडीक्राफ्ट जो लोग हाथों से कुछ चीज़ें बनाते थे उनके लिए कुछ रास्ते नहीं छोड़े थे, बंद कर दिए थे उन्होंने, क्योंकि उन्होंने जो लोग वहाँ पे लोगों के द्वारा जो काम होता था अब वो मशीनों के द्वारा काम होने लगा, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स वहाँ पे फेस करनी पड़ी। और अगर वो इंडस्ट्री सेक्टर को छोड़कर अपना जो काम धंधे उसको छोड़कर एग्रीकल्चर सेक्टर में आए तो वहाँ पर भी उन्हें टॉर्चर को फेस करना पड़ा। तो ये सारा रीजंस बनता है इंटरनेशनल मूवमेंट को ग्रो करने में। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है भारतीयों का विदेश गमन यानी कि फॉरेन विजिट ऑफ इंडियंस। तो भारतीयों का विदेश गमन का मतलब होता है कि 19वीं सेंचुरी में कुछ बहुत सारे ऐसे इंडियंस हैं जो बाहर एजुकेशन के लिए किसी भी काम के लिए गए, तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि देखो कितना अच्छा माहौल है, कितने अच्छे लोग हैं, कितनी अच्छी इंडिपेंडेंस इनको मिली हुई है, और ये तो वही सिस्टम है जो हमारे इंडिया में इस समय पे बना हुआ है। तो इन्होंने अगर अपना कंट्री खुद का इतना अच्छा बना हुआ, हमारा कंट्री क्यों नहीं इतना अच्छा बनाया हुआ। तो ये रीजंस निकलते हैं। ये डिफरेंट जब उन्हें दिखा तो क्या हुआ, एक तरीके से मूवमेंट को बढ़ोतरी मिली। मूवमेंट के कि इनके खिलाफ तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इन्होंने अपने कंट्री को इतना अच्छा बनाया हुआ है, हमारी कंट्री में ये लोगों के ऊपर टॉर्चर करते हैं। देखिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंस होती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे शिक्षित भारतीयों में असंतोष, दिस कंटेंट अमंग एजुकेशन इंडियंस। तो यहाँ पे ये भी एक पॉइंट बनता है इंडियन मूवमेंट को ग्रो करने में, क्योंकि जब भी आप कैपेबल होते हो किसी काम को करने के लिए, आप एजुकेटेड हो, उस काम को करने के लिए आपके पास डिग्री है, लेकिन फिर भी वो काम आपको ना मिले और ऐसा काम मिले जो आपके लिए ना तो आप सेटिस्फैक्शन हो उसमें, ना तो आपको उसमें सेटिस्फैक्शन आए, ना ही आप उसके लिए कैपेबल हो, यानी कि बहुत ही ऐसे तरीके का काम आपको दे दिया जाए जो आप करना ही नहीं चाहते हो। तो ऐसे में क्या होगा, अंदर से डिससेटिस्फैक्शन की भावना आती है। और उस समय पे भारतीयों के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा था ब्रिटिश शासन के द्वारा, तो काफ़ी तक ये भी इंटरनेशनल मूवमेंट के ग्रो का एक हिस्सा बना। नेक्स्ट है सरकार की रंगभेद नीति यानी कि अपार्थियड पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की ज़बरदस्त तरीके से ये वाली पॉलिसी काफ़ी चलती थी। अगर हम ब्रिटिश शासन की बात करें तो वो क्या करते थे, भेदभाव लोगों में क्रिएट करते थे ताकि लोगों में डिस्क्रिमिनेशन, ये जो गहराई है, ये जो बीच की जो फूट है, ये हमेशा बनी रहे, क्योंकि यूनिटी बनेगी तो उनके लिए खतरा होगा। तो वो ऐसा कुछ नहीं चाहते थे कि लोगों के अंदर, इंडियंस के अंदर एकता बने। डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी के साथ साथ वो लोग रंग के आधार पर भी लोगों में डिस्क्रिमिनेशन बनाते थे, यानी कि वो अपने लोगों को तो बहुत स्पेशल मानते थे बट इंडियंस को बहुत ही हेट करते थे। तो ये भी एक मेन रीज़न बना इंडियन नेशनल मूवमेंट को ग्रो करने में। नेक्स्ट है विदेशी आंदोलन का स्वस्थ प्रभाव, इफेक्ट ऑफ फॉरेन मूवमेंट। तो देखिए इटली, जर्मनी, रोमानिया, सर्बिया आदि बहुत सारे ऐसे कंट्री थे जहाँ पर आंदोलन चल रहे थे। तो आंदोलन का प्रभाव इंडियंस पे पड़ा हुआ, क्योंकि इंडियंस देखिए अलग अलग देशों में अलग अलग जगह पर एजुकेशन के लिए या ट्रेड के लिए जाते थे, जो लोग उस समय पे भी कैपेबल थे बाहर जाने के लिए। तो ऐसे लोग ने जब वो इस तरह की एक्टिविटी देखी बाहर के देशों में, देखा कि लोग कैसे अपनी खुद की सेल्फ गवर्नमेंट के लिए लड़ रहे हैं, सड़कों पर उतरे हैं, तो उसका भी प्रभाव इंडियंस मूवमेंट पर पड़ा। तो ये भी एक रीज़न है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे इलबर्ट संबंधी विधेयक, यानी कि इलबर्ट विधेयक संबंधी कुछ विवाद हुआ था, कंट्रोवर्सी हुई थी। वो क्या थी, देखिए ये भी एक मेन रीज़न बनता है, क्योंकि जब उसमें दिया गया था, एक ये बिल पास हुआ था उस समय पे, उसमें लिखा गया था कि जो भी आपके केसेस होंगे, जो इंडियन के केसेस होंगे, उनको हियरिंग कौन करेगा, उनका खुद का जज करेगा, इंडियंस यानी कि भारतीय जज करेगा। और जो अंग्रेजों के केसेस होंगे उनका अंग्रेज जो जज होगा वो उनकी क्लियर आउट करेगा जो भी केसेस होंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि जो भी केसेस आते थे उनमें बैठा कौन था, ब्रिटिश जज बैठता था, वो ही उनकी हियरिंग करता था, वो इनकी सुनवाई करता था, चाहे वो इंडियंस मुकदमे हो चाहे वो अंग्रेजों के मुकदमे हो। तो कहीं पर भी इस बिल को सपोर्ट नहीं किया गया, कहीं पर भी इस बिल के जो भी मतलब जिस चीज़ के लिए बनाया गया था वो काम वहाँ पे नहीं हुए। तो ये भी एक रीज़न था बहुत बड़ा कि अगर ये भी अपनी चीज़ों पर खरे उतरे नहीं है, भी अपने बातों पर स्टैंड नहीं करते हैं, तो इस सिस्टम को यहाँ से मतलब हटाना पड़ेगा और उस चीज़ के लिए हमें मूवमेंट करने पड़ेंगे। तो ये कम्प्लीटली थे 10-12 पॉइंट जो भी बने आपके, ये थे इंडियन नेशनल मूवमेंट को ग्रो करने के छोटे छोटे रीजंस।
रीजंस, और ये छोटे छोटे रीजंस ही अलग अलग हिस्से से एक बहुत बड़ा मोमेंट क्रिएट करने में काफ़ी बड़ी भूमिका इनकी थी। और आई थिंक सो ये छोटे छोटे पॉइंट आपको यहाँ से क्लियर आउट होंगे। इसकी पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन मैंने लेक्चर सीरीज 1 में दी हुई है, यानी कि लेक्चर फर्स्ट में दी हुई है, जिसका डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक मिल जाएगा, करके अटेंड जरूर करें। क्योंकि ये तो एक ऊपर की बातें बताई हैं, ये तो एक पॉइंट, सिर्फ एक चलते फिरते पॉइंट मैंने डिस्कस करके बताएं कि ये सारे पॉइंट बने, लेकिन उनके अंदर की जो भी बातें हैं, जो भी एक्सप्लेनेशन, जो बेटर एक्सप्लेनेशन है, वो आपको उस लेक्चर में मिल जाएंगी। तो बेनिफिट के लिए और आपके खुद के फ़ायदे के लिए ज़रूरी है कि आप उसे जाकर के ज्वाइन करें, उसे जाकर के अटेंड करें, तभी ये पॉइंट आपके क्लियर आउट होंगे। क्योंकि जब भी हम एक्सप्लेनेशन में कोई चीज़ें रीड कर लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं, फिर हमारे सामने अगर वो पॉइंट भी आते हैं, तब भी हम पॉइंट से काम चला लेते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उस लेक्चर का। और आई होप सो ये क्लास भी आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट लगी होगी। अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और बाकी के 2 सोशल मीडिया हैंडल्स हैं ही नीचे डिस्क्रिप्शन में, सभी का लिंक मिल जाएगा, जाकर के ज्वाइन कीजिए। और तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।